हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं यूनिट 5 के सिटीजनशिप वाले पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, नागरिकता के संदर्भ में हम लोग बात करने चल रहे हैं। लेकिन आप लोग ये भी जान लें कि जब आप लोग यूपीएचएससी का एग्जामिनेशन देते हैं छात्रों, तो यूपीएचएससी के एग्जामिनेशन में एक पार्ट आपका आ जाता है जनरल स्टडी का पेपर। और जनरल स्टडी के पेपर में भी जो भारतीय संविधान को लेकर के क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एज ए सोशियोलॉजिकल पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है और जनरल स्टडी के पार्ट में भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल अप्रोच को लेते हुए पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी बातें एज ए जनरल स्टडी ग्रुप में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन मैं उनको आपको समझा दूंगा और बता दूंगा, और आप उनको इसी नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो बात हम लोग जो करने वाले हैं नागरिकता की करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप क्या क्या इसमें चीजें, अगर हम लोग बात करें कि नागरिकता की भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, अगर भारत में नागरिकता सिटीजनशिप की बात करें तो किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में जैसे एक नागरिकता की बात करें, एक सिंगल होती है और एक ड्यूअल होती है। ठीक है ना, एकल नागरिकता और उसके बाद में द्वैध नागरिकता की। तो भारत में जो नागरिकता प्रदान की गई है छात्रों, वो एकल नागरिकता प्रदान की गई है। कौन सी है? एकल, यानी सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और ये छोटा सा क्वेश्चन कि इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो जो यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से इसको हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है। तो इतनी बातें छोटी छोटी हैं जो आपके एनटीए नेट फर्स्ट पेपर और यूपीएचएससी जनरल स्टडी के पेपर जो 30 नंबर है उसमें ये सब क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है छोटा छोटा। बस अगर आपको आता है छात्रों तो आप 1 सेकंड में बता देंगे, और नहीं आता है तो दिन भर बैठ करके सोचेंगे। ठीक है, तो इसलिए बस, और ये सब बहुत आसान है, मतलब ये कोई बहुत टफ वाली चीज नहीं है, थोड़ा एक बार अच्छे से सुन लेना और समझ लेना बस। तो वाकई में इसको वहां से लिया गया। ठीक है, और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर बात करें तो नागरिकता की बात हम किस में करते हैं। ठीक है, तो जो 22 भाग किए गए हैं छात्रों, 22 पार्ट्स जो हैं, उस 22 पार्ट में जो सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट यानी दूसरे भाग में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है कि ये दूसरे भाग में व्याख्या की गई है। और कहां से कहां तक है, वो 5 to 11 यानी आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक इसकी व्यवस्था की गई। तो नागरिकता आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 में इसके बारे में व्याख्या की गई। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता का अर्थ जो होता है, किसी विशेष देश, कोई एक स्पेशल देश हो, उसके नागरिक होने की स्थिति है। ठीक है, उसके नागरिक होने की स्थिति को ही नागरिकता कहते हैं। व्यक्ति एवं राज्य के मध्य, कोई व्यक्ति है और राज्य है, उसके मध्य में नागरिकता को कानूनी संबंध के रूप में देखा जाता है। यानी जो नागरिकता होती है, कोई राज्य किसी व्यक्ति को, उस देश के अंदर में रहने वाले व्यक्ति को प्रोवाइड करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संप्रभुता के माध्यम से। और इसके अंतर्गत व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठावान भी होता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य को, जैसे कोई राज्य किसी व्यक्ति को, अपने देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है, तो वह व्यक्ति भी राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और राज्य व्यक्ति को संरक्षण भी प्रदान करने का कार्य करता है। तो राज्य क्या करता है? व्यक्ति को संरक्षण, यानी कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, हर तरीके से संरक्षण करता है यानी। और साथ ही साथ में कुछ मूल अधिकार भी होते हैं और नागरिकों के कुछ राइट्स भी होते हैं। तो केवल अधिकार नहीं होता, राइट्स मतलब राइट्स के साथ साथ में कुछ हमारे ड्यूटीज भी होते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों होते हैं। वो बात अलग है कि राइट पे लोगों ने फोकस किया तो राइट पहले आ गया, बाद में ड्यूटीज बाद में जोड़ी गई, लेकिन होते दोनों चीजें। ठीक है, नागरिकता के संदर्भ में एक यहाँ पर और भी कहा गया है, कैटलिन महोदय। तो कैटलिन महोदय ने एक डेफिनेशन देते हुए कहा कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति, यानी नागरिकता एक प्रकार की कैसी स्थिति है? वैधानिक। तो ये टर्म याद करना है कि नागरिकता के संदर्भ में कौन सा नहीं है, तो ये औपचारिक है, वैधानिक है, लीगल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको, ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच से मैं बता रहा हूँ छात्रों, इसको आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, एनटीए नेट की जो प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हो तो उनको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और जब भी आप पॉलिटिकल, जैसे आप पीजी का कोर्स पढ़ाएंगे छात्रों, बहुत सारे हमारे जो साथ में रहने वाले हमारे साथी मित्र और विद्यार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी पढ़ाएंगे पीजी में। तो जब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उस समय ये सब छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है वहां पर काम आएंगी। ठीक है, कि नागरिकता कैसा है, औपचारिक होती है और साथ ही साथ में वैधानिक स्थिति होती है। ठीक है, तो वैधानिक स्थिति होती है लीगल, जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करता है। यानी राज्य कैसा है? संगठित है। ठीक है, और उसकी हम सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो जो भी राजनीतिक और सामाजिक लाभ है वो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एक टीएच मार्शल, कैसे लर्न करेंगे? तो कैटलिन महोदय का दो तीन शब्द हैं जिनको आपको एम्फसाइज कर लेना है। एक तो वैधानिक स्थिति,
एक टर्म कैटलिन महोदय कहते हैं, दूसरा राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करता है, ठीक है, और राजनीतिक व सामाजिक लाभ की बात करते हैं। तो 2-3 टर्म है कैटलिन महोदय का, इनको ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को 3 प्रकार के अधिकारों में शामिल करता है। कहा कि नागरिकता जो है वो बेसिकली 3 प्रकार के राइट्स प्रोवाइड करता है। कौन-कौन से हैं? एक तो नागरिक का अधिकार, के मतलब उनको नागरिकता का अधिकार मिलता है, दूसरा राजनीतिक अधिकार और तीसरा सामाजिक अधिकार, ठीक है। तो 3 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। नागरिक अधिकार, नागरिक होने का जो अधिकार है, दूसरा राजनीतिक अधिकार जो पॉलिटिकल है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ये सब जो चीजें, और सामाजिक अधिकार उस समाज के अंदर में जब रह रहे हैं तो वहाँ के समाज पर, वहाँ के समाज को बताने, उनकी परंपराओं, इन सब संस्कृतियों का पालन करने का भी अधिकार आपके पास में होता है। अब हमने अभी ऊपर ही बताया था कि भारत, अगर हम नागरिकता की बात करें छात्रों, तो नागरिकता जो सिटीजनशिप होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक सिंगल और एक ड्यूअल, ठीक है। तो सिंगल जो एकल नागरिकता होती है, ये भारत में सिंगल नागरिकता को प्रोत्साहन, तो कभी कभी आपने बीच में देखा होगा कि जैसे अमिताभ बच्चन महोदय, उनको वहां की नागरिकता प्रदान कर दी गई। भाई एकल नागरिकता का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के निवासी हैं। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब तब फिर हमें कैसे, आपने सुना होगा कि किसी को वहां की नागरिकता, केवल इकोनॉमिकल नागरिकता प्राप्त होती है छात्रों। बिजनेस और व्यापार कुछ सेक्टर में करने के लिए ऐसा प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब वो नागरिकता फुल नहीं मिल सकती है, ठीक है। केवल बिजनेस व्यापार करने के लिए कभी कभी कुछ देश अपने यहाँ अपने हिसाब से कुछ प्रोविजन करते हैं, तो वो चीजें मिल सकती हैं। बाकी नागरिक में अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है नागरिकता प्राप्ति के लिए क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। भारत में अगर हम लोग नागरिकता की बात करें तो वहां पर क्या क्या चीजें हैं, उनको हम कैसे जो है कर सकते हैं। देखो नागरिकता की, अब दोहरी नागरिकता का मतलब ये हो गया, जैसे आपने कभी कभी यहाँ पर दोहरी नागरिकता का एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि आपने देखा होगा कि अमेरिका को, एक छोटा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, जैसे यूपी के आप रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं या एमपी के रहने वाले हैं, तो एमपी राज्य की सदस्यता प्राप्त है और साथ में भारत इंडिया की भी नागरिकता। तो यहाँ नागरिकता जो एमपी की नहीं है वो केवल भारत की है, ठीक है। और जबकि अमेरिका में ये दोहरी नागरिकता की स्थिति एक तो केंद्र लेवल की भी होती, पूरे अमेरिका की, यूएसए की, और साथ ही साथ में उसके कोई मतलब स्टेट की भी, मान लीजिए टेक्सास या ऐसा कुछ स्टेट वहां पर हो गया, तो उसकी भी नागरिकता प्राप्त होती। तो वहां पर डुअल है और हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल, केवल इंडियन नागरिकता दी जाती है, कोई राज्य से कोई मतलब नहीं होता। उसमें अनुच्छेद ये कह लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा अलगाव वाला मुद्दा था, लेकिन 370 हटने के बाद में वो भी मुद्दा अब फिनिश हो गया। तो भारत में संपूर्ण रूप से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है। और कहाँ से हमने ग्रहण किया हुआ है, बिल्कुल सही बताया, ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नागरिकता की प्राप्ति, जो नागरिकता की प्राप्ति है, इसका हम तरीका क्या क्या है और कैसे कैसे इनको प्राप्त करते हैं। तो देखो संविधान के लागू होते समय, तो संविधान कब लागू हुआ था ये आपको पता होगा, 26 जन 1950 को। तो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन, तो जब हमारा गणतंत्र दिवस जब लागू हुआ, यानी 26 जन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू होते समय, यानी यही समय, ये जो टाइम पीरियड है, आजादी का समय तो 47 है, 1947, लेकिन संविधान लागू होने वाला ये टाइम पीरियड, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लागू होते समय भारतीय नागरिक किसे माना जाएगा, कौन होगा भारतीय, क्योंकि इधर क्या हुआ था, पाकिस्तान का अलगाव हुआ था। तो पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिसको आज हम पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, तो ये अलग हुए थे। तो हम किसको माने अपना नागरिक, इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो मैंने बताया भाग 2 में 5 से लेकर, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक विधि निर्धारित की गई है। तो क्या विधियां बनी हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है इसके बारे में, तो अनुच्छेद 5, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेंगे, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छात्रों, तो आपको आंसर देना होगा। मैंने बताया नहीं कि जो जनरल स्टडी वाला यूपीएचएससी का पेपर, वहां अच्छा क्वेश्चन इस पे आता है। तो आज संयोग है ऐसा, यहाँ पढ़ना है तो इसको भी अच्छे से सीख लेते हैं, मतलब कोई चीज पढ़िए तो अच्छे से पढ़ लीजिए, फाइनल हो जाए आपका। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता प्रदान की गई है, जिसमें ऐसे व्यक्ति नागरिक होंगे, कौन कौन होंगे, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हों। यानी कि अगर भारतीय संविधान जब आरंभ हुआ, जो भारत में जन्म लिया हुआ और भारत के क्षेत्र में रह रहा है, तो चलो भाई नागरिकता। उसके माता पिता में से कोई भारतीय था, ठीक है, भले वो आज पाकिस्तान में जन्म लिया लेकिन भारत में आ गया, वो कह रहा है, और उसके माता पिता भारत में जन्म लिए थे,
यानी आजादी के पहले पूरा पाकिस्तान और ये सब हिंदुस्तान ही था, तो इसका मतलब उसके माता पिता में से कोई भारतीय था और इंडिया में आकर के रहना चाह रहा है, तो वो भी भारतीय नागरिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। संविधान लागू होने के ठीक पहले क्रम, ठीक है, ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। तो ये भी एक यहाँ पर चीज आती है कि वो कम से कम संविधान लागू होने के, यानी ये जो बात है 50 में, तो 50 से 5 साल पहले, ठीक है, अब 5 साल पहले क्या रहा हो, वो निवासी रहा हो, यहाँ का आकर के रह रहा हो परमानेंट, तो भी वो क्या बनेगा, भारत का निवासी कहलाएगा। तो इस तरीके से एक तो प्रोविजन आर्टिकल 5 के अंदर में किया गया। अब एक चीज यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 5 में छात्रों यहाँ पर एकदम क्लियर कर दें कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत में नागरिकता जो प्रदान की जाती है छात्रों, उसके लिए कई प्रावधान किए गए और उसके लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए 5 प्रोविजन किए गए। तो कितने प्रोविजन किए गए आर्टिकल 5 के अंतर्गत? 5 प्रोविजन किए गए। पहला तो उसमें जो पहला प्रोविजन वो आपका हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, जन्म किया। अगर कोई भी व्यक्ति हो 26 जन यानी 26 जन 1950 के बाद में अगर भारत में जन्म लेता है तो वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से लेकर के उसके बाद तक कोई भी जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 5 के अंदर में जो पहला टर्म है 5 तरीके से नागरिकता मिलेगी, तो पहला आपको समझ। दूसरा वंश के आधार पर भी मिल सकता है। ठीक है, वंश के आधार पर यानी अगर भारतीय वंशज यहाँ पर रहते हैं, माता पिता या उसका कोई भी दादा दादी अगर यहाँ पर रहते हैं तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा एक और भी तरीका है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगर वो नेशनलाइजेशन होता है, अगर कोई भी राष्ट्र अगर यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो उसको भी भारत का नागरिक माना। जैसे कोई क्षेत्र है, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई क्षेत्र उसको भारत में मिलाया गया, तो ये भी राष्ट्रीयकरण अगर किया गया तो क्या होगा, वो फिर उसको मतलब जो है यहाँ का नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण हो जाता है। एक देशीकरण के माध्यम से, कभी आप मान लीजिए कि आप बाहर रह रहे थे, ठीक है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति हो 10 साल से लगातार यहाँ पर रह रहा हो तो उसको क्या होगा, उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान, मतलब भारत का नागरिक हो लेकिन वो बाहर जा करके रहने लगा हो, लेकिन 10 साल से यहीं पे रहने लगा हो, और कोई भी जो भी भाषाएं यहाँ पर दी गई है 22 भाषाएं, अगर उसमें से कोई एक भाषा का जानकार हो, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान करेंगे। तो उसको हम देशीकरण के माध्यम से करते हैं। एक और भी है रजिस्ट्रीकरण होता है छात्रों, यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जैसे जो भी राष्ट्रमंडल देश वगैरह हैं, अब वहां से क्या है, वहां से कोई भी व्यक्ति आया और रजिस्ट्रेशन करा करके अगर चाह रहा है यहाँ पर, तो 5 से 7 साल अब वर्तमान में बढ़ा करके तो 7 साल तक अगर यहाँ पर रहता है रजिस्ट्रेशन करा करके कंटिन्यू, तो उसको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। और फिर मैंने एक बताया था कि जो राष्ट्रीयकरण हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं भूमि विस्तार। ठीक है, अगर भूमि विस्तार होता है अर्थात भारत जो है अगर किसी अन्य देश के ऊपर क्या करता है, मतलब कोई भी देश में अपनी सीमा को बढ़ा करके उतने पर कब्जा कर लेता है। जैसे अभी बांग्लादेश के कुछ हिस्से जो है भारत की सीमा में आ गए, तो जो हिस्से भारत की सीमा में आ गए वहां के रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो आपने देखा कि 5 तरीके हैं। पहला क्या हो गया, जन्म के आधार पर। ठीक है, तो रट्टा मार लेंगे एकदम बिल्कुल। पहला क्या हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। दूसरा क्या हो गया, वंश के आधार पर हो जाएगा कोई अगर यहाँ पर। तीसरा देशीकरण के माध्यम से कि अगर आप बाहर रह रहे हैं लेकिन यहाँ पर, तो देशीकरण के माध्यम से। एक हो गया रजिस्ट्री करा करके। ठीक है, मतलब अगर रजिस्ट्री करा लेते हैं तो रजिस्ट्री के माध्यम से, यानी अथराइज्ड हो करके भी आप कोई राष्ट्रमंडल देशों में रह रहे हैं लगातार 7 साल तक अगर यहाँ पर रह गए, तो फिर आपको ये चीजें प्रोवाइड की। या अगर हम कोई भूमि विस्तार होता है, कोई समझौता हुआ युद्ध करके अगर हमने प्राप्त किया, या स्वतः कोई जैसे है और हमारे भूभाग में मिलना चाह रहा है, जैसे सिक्किम हो गया 1975 में मिला हुआ था। ठीक है, तो जैसे कोई भारत के भूभाग में सम्मिलित होता है, वहां के रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो पूरा 5 तरीके हैं आर्टिकल 5 के अंदर में, इसकी जो है व्याख्या की गई है। तो ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि किस तरीके से। तो आप एक बार इसको 2 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, जब घबराने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा सुनना पड़ता है छात्रों। तो क्या क्या मैंने तरीके बताए, आप ये जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के माध्यम, जन्म वंश देशीकरण, ऐसे बिल्कुल दिमाग में रखिए, जन्म वंश देशीकरण, और उसके बाद में फिर रजिस्ट्री के माध्यम से, भूमि विस्तार के माध्यम से। तो रजिस्ट्री और भूमि विस्तार, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, रजिस्ट्री का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये पार्ट। अब हम लोग आर्टिकल 6 पर फोकस करते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। तो देखो, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता, कौन, जो पाकिस्तान से, मान लीजिए जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर में, तो जब देश आजाद होता है छात्रों, तो आजादी के होने के बाद में
19 जुलाई 1948 तक, 47 में देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। अब बहुत सारे लोग, कुछ लोग इधर से जा रहे थे, कुछ लोग उधर से आ रहे थे, सबको, लेकिन फिर उसमें एक टाइम दे दिया गया, कब कि 19 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आने वाले लोग, जो भी पाकिस्तान से भारत में आएंगे, छोड़ करके वहां पर वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आर्टिकल 6 क्या करता है, आने वाली बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 6 क्या करता है, आने की बात करता है। तो ठीक है, कोई भी अगर 19 जुलाई 1948 यानी देश आजाद हुआ, देश का डिवीजन हो गया, 15 अगस्त 1947 को देश अलग हो गया, और उसके बाद में जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ करके हम भारत में बस जाएंगे, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आ जाते हैं, 19 जुलाई 1948 के पहले, तो वो क्या कहलाएंगे छात्रों, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। वहीं पर आर्टिकल 7 देख लीजिए कि जो अगला पार्ट है, तो आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्ति के बारे में, यानी उनकी यहाँ पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो वो लोग भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो 6 में आने वाले हो जाएंगे, और 7 में क्या है, जो यहाँ से चला गया, यानी अगर 19 जुलाई 1948 के पहले भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अगर कोई चला गया यहाँ से छोड़ करके, तो उसकी नागरिकता समाप्त, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तो ये भी एक प्रावधान किया गया। अब वहीं पर देख लीजिए आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 में क्या, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के, जो भारतीय मूल के निवासी होते हैं, ठीक है, एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो है एनआरआई, उनके लिए, ठीक है, एनआरआई के लिए भी क्या प्रावधान किया गया, नागरिकता के प्रावधान किए गए। तो इससे संबंधित जो भी चीजें हैं उनको आगे अभी हम लोग आगे नीचे भी डिस्कस करेंगे। तो एनआरआई विदेश में कोई रह रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि महात्मा गांधी जी, ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या एनआरआई डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो एनआरआई डे कब मनाया जाता है, ठीक है, 9 जन को हम लोग एनआरआई डे भी मना देते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को कहाँ से रिटर्न हुए थे, अफ्रीका से महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे। तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति हैं, उनको भी नागरिकता कि अगर वो फाइनली सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो भाई उनको क्या किया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा इस तरीके से। अगर इसी में अगला आगे भी बात करेंगे, तो अगर कभी ऐसे एनआरआई की बात करें कि भारत जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी हैं, उनको क्या करेंगे, आर्टिकल 8 के अंतर्गत, आर्टिकल 8 यानी आर्टिकल जो है 8 अनुच्छेद 8 के तहत उनको प्रदान किया जाता है। और आर्टिकल 9 जो भारतीय नागरिकता की समाप्ति की भी बात करता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकता मतलब आर्टिकल 9 क्या है, नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान है। तो नागरिकता समाप्त कौन करता है भाई, हमारे यहाँ जो नागरिकता, वो संसद को अधिकार है कि वो कानून बना करके उसको समाप्त कर सकती है, ठीक है। और कैसे समाप्त होता है, हमने बताया कि उसके लिए दो तीन तरीके हैं। या तो कोई व्यक्ति खुद ही त्याग कर दे कि भाई हम भारत की नागरिकता त्याग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर दे। तो अगर हम दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते, तो मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली क्या होगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा क्या हो सकता है, अगर राष्ट्रद्रोह आपने कर दिया, कोई बहुत बड़ी सूचना किसी भी व्यक्ति को अगर सौंप दिया, तो इस मामले में भी संसद कानून बना करके आपको क्या कर सकती है, हटा सकती है, अर्थात आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आर्टिकल 9 क्या करता है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। तो अभी तक क्या था, 5, 6, 7, 8 ये सब जो तरीके थे मिलने वाले थे, और अब क्या है, 9 नंबर पे हटने वाली बात आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें, देखिए यहाँ छात्रों यहाँ मिस हो गया है, लेकिन आगे भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक इसमें दिया गया प्रावधान। तो प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 11 तक, ठीक है, 5 to 11। तो अब आर्टिकल 10 की भी बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 10 के अंदर में क्या प्रावधान है कि आपकी नागरिकता बनी कैसे रहेगी, कितनी देर तक। तो इस पे क्या है, संसद कानून बना करके करता है, ठीक है। तो संसद कानून बना करके आपकी नागरिकता कब बनी रहेगी इसके बारे में प्रावधान करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है बाहर गया, मान लीजिए कि वो कहीं सूडान चला गया, अफ्रीका के किसी देश में चला गया, और अगर उसका कोई बेबी पैदा हो गया, ठीक है, और जब भी मान लीजिए कि कोई माता पिता यहाँ से गए, उसका कोई एक बेबी आ गया, और अगर 6 महीने के अंदर में अगर वहां भारतीय दूतावास से ये सूचना दे दी वहां पर सूडान में कि भाई हमारे यहाँ ये बेबी हुआ है, तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान। लेकिन अगर 6 मंथ बीत गया, तब उस बच्चे की नागरिकता के लिए फिर अलग तरीके से कदम उठाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, नागरिकता तुरंत मिल जाए, बनी रहे, तो इसके लिए क्या होगा, बच्चे को जन्म के 6 मंथ के अंदर में रजिस्ट्रेशन, अगर वो भारतीय मूल के हैं, यहाँ से कोई दंपति जाते हैं और बाहर रहते हैं,
इवन यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर में चले गए, कुछ दिन रह रहे हैं, वहां पर कोई बेबी बार हुआ तो वहां भारतीय दूतावास को तुरंत ही 6 मंथ के अंदर अंदर में संपर्क करना पड़ेगा, उसको नाम दर्ज कराना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 10 के अंतर्गत इस पर प्रावधान किया कि आपकी नागरिकता कैसे बची रहेगी, बनी रहेगी, इसके लिए। और लास्ट में एक आ जाता है आर्टिकल 11, ठीक है। तो आर्टिकल 11 नंबर जो अनुच्छेद 11 नंबर क्या कहता है कि नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो कभी कभी नागरिकता, तो ये जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है, प्रेसिडेंट को है, संसद को है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जबकि इस पर क्या है, इस पे मैंने बताया था कि इस पे अधिकार किसको है, हमारे देश के अंतरिम यानी संसद को है। नागरिकता निर्माण का जो नियम है वो किसको है। और इसी तरीके से भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में। तो ये याद, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए ये सब जो बेसिक चीजें हमने बताया छात्रों की, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उनको ध्यान रखने की। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब हो गया, 1955। अब चलिए नेक्स्ट इसके हम अगले पार्ट पर बात कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता कानून के बाद में एक इसका अमेंडमेंट, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम अगर कभी पूछा जाए तो आप 1955 अधिनियम हो गया, और फिर अधिनियम का जो संशोधन किया गया था 1986 के अंदर में किया गया। तो पहला जो अमेंडमेंट किया गया 1986 में किया गया। आगे भी जो अमेंडमेंट है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए 1 to 1 करके देख लेते हैं। तो देखो भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या है भाई, इस अधिनियम के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की। तो अभी मैंने ऊपर बताया हुआ था, जरा रिवीजन कर लीजिए फट से, कैसे मिलेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1900। जन्म के आधार पर, वंश के रक्त संबंध के आधार पर, कोई दादा दादी नाना नानी में से यह है। पंजीकरण पर, पंजीकरण आकर के करा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, और भारतीय राज्य क्षेत्र का अगर विस्तार हो गया, भूमधिग्रहण हो गया। तो यही 5 तरीका है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से, या इनमें से कैसे नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कर लेंगे। ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब उसके बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये मैंने बताया कि 1986 है। क्या है, इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। तो 86 में जब पहली बार 1955 वाली जो नागरिकता अधिनियम का अमेंडमेंट किया गया, क्या किया गया कि जन्म के आधार पर केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान। अब कोई व्यक्ति जन्म ले लिया भारत क्षेत्र के अंदर में तो उसको नागरिकता प्रदान करता था, लेकिन अब क्या किया कि जन्म के आधार पर उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक हो। यानी कोई व्यक्ति आया, कोई विदेशी आकर के यहाँ पर कोई बच्चा जन्म ले ले और 6 महीने के बाद में, तो क्या उसको नागरिकता हम दे देंगे? ठीक है, उसने अपने यहाँ दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर फाइनली फिर कहेंगे कि बच्चा कहाँ जाएगा, तो हमारे यहाँ इंडिया को नहीं, उसके माता पिता में से, दोनों में से कोई भी एक भारत का अगर नागरिक होगा तभी उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर मतलब नागरिकता मिलेगी। दूसरी, पंजीकरण के माध्यम से उसे ही नागरिकता, अब पता लगा कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है वो आकर के, नहीं, पंजीकरण के माध्यम से उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी हो। ठीक है, पहले यह अवधि कितनी रखी गई थी, 6 जो मतलब जो है बहुत ही कम रखी गई थी, 6 माह रखी गई थी। ठीक है, लेकिन अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई, या रजिस्ट्रेशन करिए और 5 ईयर तक कम से कम मिनिमम आप यहाँ रहते हैं तब जाकर के। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि जो व्यक्ति 10 वर्ष, यानी पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, ठीक है, और अब क्या गया 10 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकता है। देशीकरण मतलब हो गया कि है यहीं का, लेकिन वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या आसपास के, अब वो क्या है कि उसने क्या किया, देशीकरण के माध्यम से 10 वर्ष लगातार अगर कोई व्यक्ति यहाँ का रह गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि भाई 10 वर्ष से अगर नहीं गया तो देशीकरण के माध्यम से भाई यहीं का रहने वाला था तो उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और उसके बाद में फिर भारतीय पुरुष, अगला देखिए, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्रदान करने हेतु तो अधिकार प्रदान किया गया। अगर कोई फॉरेन लड़की है और उसको अगर उसने कोई जैसे मान लीजिए कि कोई बांग्लादेशी लड़की है, अगर वो इंडियन से शादी कर लेती है, ठीक है, कोई श्रीलंकाई गर्ल है, अगर वो इंडियन से मैरिज कर लेती है तो उसको भी नागरिकता प्रदान किया गया। तो इस तरीके से, और ये कब किसके अंतर्गत गया, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम। तो संशोधन एक्ट, इसको याद रखना। फिर 86 के बाद में फिर से तुरंत अमेंडमेंट हुआ छात्रों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है 1955, लेकिन 86 में पहला अमेंडमेंट और दूसरा अमेंडमेंट 1992 में हुआ। तो क्या हुआ, भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारत की नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी।
तो ये है कि भारत से बाहर भी अगर कोई भी बेबी पैदा हो रहा है, ठीक है, और उसकी माँ भारत की नागरिक है, तो उसको क्या है, भारत की नागरिकता प्रदान होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पूर्व उसी बच्चे को क्या है, भारत की नागरिकता दी जाती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, ठीक है। अभी ये था कि पिता मतलब जो है नागरिक हो तब प्रदान किया जाता, लेकिन अब क्या है कि अगर उसकी माँ भी कहीं बाहर जाकर रही, यानी किसी फॉरेनर के साथ में शादी कर ली है, ठीक है, और उसका कोई बेबी होता है, और तो अगर वो चाहती है तो वो भारत को, उसकी माँ अगर चाह रही है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। एक अब देखिए, यानी पहला अमेंडमेंट 86 में और दूसरा 92 में और तीसरा 2005 में। तो निम्न में से कौन सा नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं है? तो नहीं है तो 86, 92, 2005 ये तीनों आ जाएंगे। तो देखो ध्यान रखने की जरूरत है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 जो लेटेस्ट में पारित किया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया? देखिए इस संशोधन के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। देखो भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके तहत दोहरी नागरिकता, लेकिन मैंने बताया था कि दोहरी नागरिकता कैसी होगी वो आप जान लें। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिकों हेतु जो भारतीय मूल के हैं दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। यानी अगर कोई भी भारतीय मूल का निवासी है, ठीक है, तो अगर इंडियन ओरिजिन का है तो उसको हम भारतीय क्या करेंगे, भारत की नागरिकता प्रदान, वो वहां की नागरिकता प्रदान किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश चूंकि ये तो हमारे यहाँ के थे ही और ये इसी आधार पे अलग हुए, तो फिर से अभी इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और फिर जोड़ना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से जुड़ जाए। तो यहाँ पर क्या कि भारत क्या करता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके अगर कोई भारतीय मूल का निवासी है और वो चाह रहा है कि वहां पर है लेकिन उसको भारत से प्रेम है और यहाँ पर चाह रहा है कि हम जब मन करे तब आए जाएं और इस तरीके से यहाँ कर सकें, तो फिर उसको क्या है, उसको नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन वो कंडीशनल होगी। कैसे होगी, क्या कंडीशनल होगी वो जान लीजिए कुछ, लेकिन जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता। तो क्या टर्म्स कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय या उसके बाद किसी भी समय भारत के नागरिक थे, परंतु अब वे किसी अन्य देश के नागरिक हो गए। यानी 26 जनवरी को संविधान लागू होते समय या उसके बाद, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद में भी वो भारत के नागरिक थे, लेकिन बाद में छोड़ करके चले गए हैं, ठीक है। अब वो वापस चाह रहे हैं, यानी कि जब बंटवारा हो रहा था तो वो क्या थे, बंटवारा हो रहा था या चीजें ऐसी हो रही थी, तब फिर वो मतलब या कहीं किसी कारणवश वो भारत के नागरिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ फीलिंग किया, कुछ किया, किसी दूसरे देश में चले गए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि भारत के नागरिक हो जाए तो उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज है, संविधान लागू होने के बाद वे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र थे। संविधान जब लागू हुआ तो भारत की नागरिकता अगर वो प्राप्त करने के पात्र थे तो भी उनको फिर नागरिकता दी जाएगी, उनको कंडीशनल। और दूसरी चीज है कि वे भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हो जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अंग बना हो। यानी कोई ऐसा देश जो बाद में, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा क्षेत्र, जैसे मैंने बताया ना कि सिक्किम और तमाम ऐसे राज्य हैं जो बाद में जुड़े, तो अगर ऐसे क्षेत्र से संबंधित है कि जो बाद में भारत का अंग बना, जैसे हैदराबाद हो ये सब, तो फिर क्या किया जाएगा, बाद में इसको जोड़ दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा छात्रों, वो आपका वहां के जो निवासी होंगे उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब 86 हो गया, 92 हो गया और 2005 हो गया, और अब सबसे लास्ट में जो नागरिकता संशोधन विधेयक है 2015, इसको भी जान लीजिए इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो इसमें प्रमुख तत्व क्या है, इसके तहत जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, और जो PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है का आपस में विलय कर दिया गया। तो अब बड़ा प्रश्न बनता है कि OCI और PIO इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, वो क्या है, वो कभी भी आ जा सकता है, वो क्या कर सकता है, कभी भी भारत में आने जाने का प्रावधान उसके पास में रहता है। मतलब छात्रों यहाँ पर जो OCI है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसा विदेशी नागरिक जो भारत की नागरिकता कभी लिया हो, ठीक है, तो कभी लेने का मतलब हो गया या आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद अगर उसने भारत की नागरिकता ली हो, या मान लीजिए कि वो नागरिकता लिया हो कभी, या उसके बच्चे वगैरह सब यहाँ पर रहते हो, ठीक है, तो उसको क्या करती है कि मतलब सरकार उसको प्रोवाइड करती है, तो वो आजीवन कभी भी आ जा सकता है, ठीक है। बस ये है कि कुछ कामों को छोड़ करके, जैसे पर्वतारोहण हो गया या रिसर्च का काम हो गया,
तो या जो मिशनरियाँ वगैरह चलाना हुआ, इन सब कामों को छोड़ करके बाकी क्या है, वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकता है। उसके लिए कोई वीज़ा वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम कहते हैं ओसीआई, यानी उसको हम विदेशी भारतीय नागरिक कहते हैं। यानी विदेशी व्यक्ति हो लेकिन जो भारत में नागरिकता कभी लिया हो, या उसके बच्चे वगैरह सब यहाँ रहते हैं, वो अभी भी बाहर रहता हो। तो ये हो जाता है। तो यानी ये दीर्घकालिक एक टर्म है, यानी ऐसे लोगों को जोड़ देना जो कभी भी भारत से जुड़े रहे गहराई से, उनको वापस ले आना रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें छात्रों कंडीशन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं मिलता इसमें, तो उनको छोड़ करके ये कंडीशन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो ओसीआई है, इन दोनों। और जबकि वहीं पर पीआईओ है, ये क्या है, एक बार जब प्रोवाइड कर दिया जाता है छात्र, तो ये पीआईओ ये सबके लिए प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके साथ में जितने आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको छोड़ करके, जैसे चाइना हो गया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इतने को छोड़ करके अगर हम कहें तो अगर कोई भी अगर भारतीय ओरिजिन से संबंधित है तो उसको 15 वर्ष के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो 15 वर्ष के लिए मतलब प्रोवाइड कर दिया गया, तो इसका मतलब अब वो क्या है, कभी भी मतलब जो है आ सकता, और एक बार आ जाए तो 6 मंथ तक उसको जो है यहाँ पर परमानेंट रह सकता है, ठीक है। मतलब 6 महीने तक उससे कोई पूछने नहीं जाएगा, उसको वीजा लगाने की जरूरत। लेकिन 6 मंथ के बाद में अगर वो रहता है पीआईओ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन अगर वो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, तो उसको कभी भी ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो यहाँ का परमानेंट हो जाता है ओसीआई। और वहीं पर पीआईओ क्या है, उसको 15 वर्ष तक प्रोवाइड रहता है, तो 15 वर्ष तक वो यहाँ पर बिना वीजा के अपना आ जा सकता है, कभी भी आ जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन वही है छात्रों की, ईसाई मिशनरी वगैरह या जो मिशनरी चलाना चाहते हैं, पर्वतारोहण हो गया, या हम कह लीजिए कि कोई रिसर्च से संबंधित वर्क है, तो इन सब कार्यों की नहीं रहती और बाकी समस्त कार्यों की छूट रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ये संशोधन है, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जितने भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए समर्पित भारतवंशी समुदाय के लोगों को मातृभूमि से जोड़ना है। यानी एक ऐसे डायस्पोरा आप लोगों को पढ़ाया गया था छात्रों, ठीक है, वो चैप्टर में यही बात। तो इसका जो ओसीआई है और पीआईओ, इन दोनों का उद्देश्य है कि इंडियन डायस्पोरा का निर्माण करना, भारतीय डायस्पोरा का निर्माण करना, ठीक है, कि भारत को जो भारतवंशी हैं उनको, भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनको मातृभूमि से जोड़ना, उनको अपनत्व कराना, ये मेन महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि नए, यानी कि ये जो आपका जो संशोधन है, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये किससे संबंधित है, इंडियन डायस्पोरा को फॉलो करता है। इसको याद रखना, ये टर्म घुमा करके पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए, ये सोशियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट एज वेल एज मैंने बता दिया। और नए ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में खेती की जमीन खरीदने, जो ओसीआई है, राजनीति एवं आधिकारिक पद ग्रहण करने की छूट नहीं होगी। ओसीआई कार्ड धारकों को पूर्ण नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से आकर के यहाँ पर काम करने, तो चाहे मतलब पीआईओ हो चाहे ओसीआई हो, इनको सबको ये है कि जमीन खरीदने, राजनीतिक आधिकारिक पद ग्रहण करने की छूट, ये सब नहीं होगी छात्रों, और पूर्ण नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। बस ये है कि लेकिन काफी हद तक इनको पूर्ण रूप से आने जाने, व्यापार करने, इन सब चीजों की छूट रहेगी। मैंने कुछ आपको बताया भी है क्या क्या नहीं कर सकते, जैसे रिसर्च वगैरह हो गया, R&D करना हो गया, या पर्वतारोहण, मिशनरी, ये सब काम नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से अल्पसंख्यक शरणार्थियों के मामले में टास्क फोर्स बनाई गई है। तो इसमें इसी के तहत ये भी कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों की बात अगर की जाए, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, तो उनके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई इसी 2015 अधिनियम के तहत, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उनसे संबंधित निर्णय लिया जाएगा। यानी उसके तहत अल्पसंख्यक मतलब उनके संबंधित जो है हम क्या करेंगे कि रिपोर्ट बना करके उससे संबंधित कि क्या उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए या ना की जाए। बहुत सारे देखते नहीं है कि अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में ये सब लोग हैं, तो उनको क्या है कि टास्क फोर्स के माध्यम से ये सब बना करके और फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी या नहीं। और ये ऐसा प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 के अंदर में। तो इस तरीके से छात्रों ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। अब अगला यूनिट का नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद छात्रों। और अब देखिए धीरे धीरे करके शुरुआत है, मतलब यहाँ पर मैं जो अंतिम रूप से बताना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है। शुरुआत में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़े बहुत मन आपके कम लगते हैं, फिर लगने लगता है कि कहीं टफ तो नहीं है। लेकिन जब यही लेक्चर तीसरी बार सुन रहे होंगे, यही लेक्चर जब आप पूरा अपने कॉपी में अपने तरीके से छोटे पार्ट में शॉर्टकट में नोट कर डालेंगे छात्रों ना, तो आपको लर्न करने का मजा आ जाएगा। कई विद्यार्थी हमसे कहते हैं
कि क्या सर ये नोट्स नहीं प्रोवाइड हो सकता है, आप इसी को हार्ड कॉपी में भेज दें हमारे पास में या सॉफ्ट कॉपी में भेज दें। देखिए छात्रों, जब तक आप अपना शॉर्टकट नहीं नोट करेंगे, मैंने बताया ना कि सुपर 30 बैच के अंदर में हो सकता है 30 लोग हों या 50 लोग हों, लेकिन उसमें से आपने देखा होगा कि 20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 20 लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो कारण क्या है? उसके पीछे रीजन यही होता कि इनका शॉर्टकट फॉर्म में आप पढ़ते रहिए, यहाँ से आपको समझाने वाला कोई व्यक्ति, आपको गाइड करने वाला व्यक्ति है, लेकिन चलना होगा छात्रों आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, उनको छोटे छोटे फॉर्म में, अपने क्लू के फॉर्म में उनको नोट कर लिया, और जब भी पता लगा रिवीजन करना हुआ फट से आपने 2 घंटे के अंदर में रिवाइज करके और अपना टेस्ट दे लिया, और टेस्ट में आप अव्वल दर्जे का नंबर ला रहे हैं। क्योंकि देखो मेन चीज क्या होता है छात्रों, ये पढ़ना नोट बनाना नहीं मेन उद्देश्य, माइंड में सेटअप कितना है, क्लियरेंसी कितनी ज्यादा हुई, तो उसके आधार पर आप जब टेस्ट देते हैं और खटाखट नंबर आपका ज्यादा आ रहा है, तो बस यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी आपको मैंने देखा है छात्रों, इतना अच्छा स्कोर करके लेकर के चले आए, और बहुत सारे विद्वान लोग जिनके स्कोर कम थे आज वो बेचारे बाहर हो गए। तो कारण है यहाँ पर, यहाँ जो है ये दूसरे प्रकार की लड़ाई है, तो आप उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होइए। पहला जो स्टेप है यही है, जब आपका स्टेप इंटरव्यू के लिए होगा तब हम आपको बोलना और सब चीजें बताएंगे। अभी आपके लिए क्या है कि आप कैसे क्वेश्चन मैक्सिमम निकाल पाते हैं, इसकी पूरी की पूरी तैयारी करिए, और जैसा मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न पे आप रहिए। समय आएगा और जैसे समय आता है तो वो फिर पैतरा बदल जाता है, वहाँ सिस्टम बदल जाते हैं, सिस्टम और आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। लेकिन अभी आइडियोलॉजी सीधा सीधा कहती है कि आप 100 क्वेश्चन में से कितना अधिक स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्म में बेहतरीन आप नोट बनाना शुरू कर दें। धन्यवाद छात्रों।